मैं आपको इन विद्वानों के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हमारे बीच हैं संदीप आर्य जी। ये एक वैदिक फिलॉसफर हैं, एक सोशल साइकोलॉजी फिलॉसफर हैं। हमारे बीच फिर आर्य वीरा जी हैं, जिनका असली नाम हर्षिता है। ये शक्ति सभा की फाउंडिंग मेंबर हैं, पीटीएसडी काउंसलर हैं और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं। एक ऐसी लड़की जो ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा काम करती है नारी सशक्तिकरण और इन सारी चीज़ों में। हमारे बीच मोहित गौर जी हैं, एक 21 साल का ऐसा नवयुवक जो इस समय आईआईटी मुंबई के साथ कोलैबोरेशन में रिसर्च कर रहा है, जिसने बहुत ही यंग एज में अपना एक मिशन बनाया है कि मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। और उन्होंने अपनी एक संस्था भी शुरू की, VDRO, विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चौथे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सनातनी छवि जी, एक सांस्कृतिक और सामाजिक वक्ता हैं, सोशल मीडिया पे जो काफ़ी छाई रहती हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का। कि आज हम सब लोग बात करते हैं कि जो यूथ है, जो ये जेनजी है या जेन अल्फा है, ये बहुत भटक गया है और अश्लीलता का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा उठता है। तो इसके ऊपर ये लगातार इस तरीके का कंटेंट बनाती हैं, इस तरीके की चर्चाओं में जाती हैं जो यूथ में उन वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सके जो कि सच में हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा संदीप आर्य जी से कि संदीप जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पे अश्लीलता का जाल हम देखते हैं, इसका रूट कॉज क्या है? ये कहाँ से शुरू होता है, क्यों आता है, किस तरीके से ये समाज में अपनी जड़ें फैलाता है, ये सही है या गलत है? जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को। तो जो OTT पर यानी कि आपके फ़ोन में या टीवी में जो आज अश्लीलता आपको परोसी जा रही है, वैसे तो ये बुरा मानने की बात नहीं है। इसका मूल बीज वासना रूप में हमारे अंदर ही है, इसको सब फील करते हैं। लेकिन उस वासना को एक रास्ता दे रखा है जिसको विवाह कहते हैं। उसी के अनुसार सारी सृष्टि काम करती है, चलती है, बढ़ती है। लेकिन जो ये इतना जाल स्पेशली करके फैलाया जा रहा है, इसके पीछे जो मनोविज्ञान है, हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको 4-5 मिनट में ही समझा दूंगा इस चीज़ को। तो थोड़ा सा संयमित होकर बैठें और समझे चीज़ को, क्योंकि अश्लीलता का टॉपिक है तो आपको थोड़ा सा इधर उधर की बातें लग सकती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि समाज को गंदा करने का सारा बेस इसी चीज़ के अंदर है। सबसे पहली बात ये है कि जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठ के फैला रहा है, तो उसको अश्लीलता फैलाने में क्या फ़ायदा होगा? कोई दूर आदमी खड़ा है, उसको वैसा करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आदमी वासनाग्रस्त होता है ना, तो वो क्या करता है, खर्चा बड़ा करता है। और सारे संसार की संपत्ति पुरुष के पास ही है, 90% संपत्ति पुरुष रखता है। वैसे तो वो खर्चा करेगा नहीं, खर्चे का माध्यम है उसकी स्त्री। ये तो आप पर्सनल आपने भी अनुभव किया होगा इस चीज़ को। शादी विवाह आदि का जो मूल है, वैसे तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात बोलनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी बात आएगी। तो जब आदमी के अंदर इस तरह की वासना जागृत होती है तो वो चीज़ों पे खर्चा करता है कि भाई कोई भी चीज़ है जो मेरे ओरे को बढ़ाए, मेरे टोरे को बढ़ाए, जिससे मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो पाऊँ, वो चीज़ सबकॉन्शियसली चलती है पुरुष के अंदर। यहाँ पे जवान आदमी भी है, जो वृद्ध है वो भी कभी जवान ही था, और वासना तो कभी मरती नहीं है, चाहे वृद्ध हो जाए आदमी। तो जब आदमी इस वासना से ग्रसित होता है तो जो वहाँ पे मेन सांप बैठे हुए हैं, यानी कि वो आदमी जो आपके आसपास प्रोडक्ट बनाते हैं, सामान बनाते हैं किसी भी चीज़ का। आपकी कॉमन टी शर्ट भी, आपकी टी शर्ट 200-300 रुपये में आ जाएगी बढ़िया वाली, लेकिन जो 5000 खरीदने की वासना है, इसका मूल कहीं ना कोई जवानी में होता है कि कोई लड़की है या फिर कुछ है, इम्प्रेस सिस्टम है, उस चक्कर में वो अपने पैसे कहीं दे देता है। और जो वासना को फैलाने वाला आदमी है वो यही चाहता है कि इस बंदे के पास से मैं पैसा निकलवाऊं कैसे ना कैसे करके और अपना बिजनेस बढ़ाऊं। नहीं तो दूर बैठा आदमी आपको कोई अश्लीलता नहीं परोसेगा व्यर्थ में, उसका यही उद्देश्य है। लेकिन अब बात आती है कि चलो ठीक है, हस्बैंड, एक लड़का लड़की है, शादी हो गई उनकी, थोड़े दिनों में उनकी वासना निवृत्त हो जाती है, लेकिन ये इसको बार बार बाहर से इंड्यूस्ड करना फोर्सफुली, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि ये आदमी कभी भी बंद ना हो,
खरीदारी करने से कंटिन्यूअस। एक लड़की है, थोड़े दिनों में उससे आपका मन भर गया, कोई बात नहीं, दूसरी लो भाई, ये भी सही है, तीसरी चौथी, यानी कि बुढ़ापे तक वानप्रस्थ संन्यास तो खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ पे 4 आश्रम है, 3 आश्रम तो आपको एक धोती कुर्ते में निकल जाएंगे आपके, तो वो कमाने वाला कमाएगा कहाँ से? आपको इस बात पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारे ब्रह्मचारी क्या करते हैं, 2-3 ड्रेस होती है उनकी। लेकिन आज बच्चों में भी वासना डाली जा रही है। आज आप देख लो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी भी 50-50 100 ड्रेस घर में हो गई हैं। और हमारे जो गुरुजन हैं, मतलब कि आर्य समाज की वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे यूपीएससी टीचर आदि आदि हैं, वो फ्लेक्स करते हैं कि मैं कभी अपनी टी शर्ट को रिपीट नहीं करता। तो ये अपरिग्रह का क्या क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेच रही है, वो सिर्फ आपको एक जूता नहीं बेचना चाहती, वो आपको 100 जूते बेचना चाहती है व्यर्थ के, जो आपके कभी काम नहीं आएंगे। जूते छोटी बात है, गाड़ियाँ, लोग कहते हैं मैं इस गाड़ी को चलाता ही नहीं, है क्या बात हुई, ली क्यों थी फिर? जब इतना पढ़ा लिखा है, इतने पैसे कमा लिए, इतनी सी अकल नहीं आई कि इसका मैं यूज़ कब करूँगा, और मरना तो सबको है, ये तो कॉमन बात है, सबको पता है। तो जो वासना का मूल है वो तो हमारे अंदर ही है, लेकिन इसको बढ़ावा देने का काम ये सोशल मीडिया के थ्रू वो एजेंसियाँ, वो शक्तियाँ कर रही हैं जिनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। तो वासना तो है आपके अंदर, लेकिन आपको सोचना है कि जो मेरा धन है, पैसा है, शादियाँ 1 लाख रुपए में भी हो सकती हैं, 50,000 में भी हो सकती हैं। 50 लाख रुपए लगाने का क्या औचित्य है? वो कहीं ना कहीं वो 50 वर्ष का जो पिता है, उसकी कोई दबी कुचली वासना है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। वासना का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता, इसके 50-100 हज़ार रास्ते होते हैं। और मूल वासना एक ऐसी गंदी चीज़ है, ये पाशविक बना देती है। दिमाग पे शोध हुआ है कि एक इंसान को अगर काबू करना हो तो उसको वासना में बना दो, फिर वो अपने खुद का विचार शक्ति खो देता है, और उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान होता है। आपने अगर एक शेर को ऑब्जर्व कर लिया, बचपन से बड़े होने सारे शेर ऑब्जर्व कर लिए, इंसानों को अगर ऐसा बनाना हो तो उसको वासना में कर दो, फिर उसको आप प्रेडिक्ट बड़े आसानी से कर लोगे, कम बुद्धि में भी प्रेडिक्ट कर लोगे। तो उस प्रेडिक्शन से क्या होता है, उनको डाटा मिल जाता है कि हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, अपनी टीम बिठाओ थोड़ी साइकोलॉजिस्टों की, और हमें ये माल कैसे बेचना इस आदमी को, और फिर आदमी को वासनाग्रस्त करो OTT के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो सोशल मीडिया है या बॉलीवुड है, उसमें लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, चलो ठीक है, गर्मी लग गई या वासना है, जवानी का जोश है। ऐसा क्या है कि कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनने एक बार भी? ऐसा इतनी गर्मी कहाँ से है? क्योंकि उसकी नौकरी है वो छोटे कपड़े पहनने का, उसका भले ही इंटरेस्ट ना उस लड़की का, उसकी नौकरी है कि तू ये पहन ले और फिर तेरे को इतना पैसा मिलेगा। जैसे उनकी खूबसूरती डाउन होती है, फिर उसको पता भी नहीं चलता वो लड़की गई कहाँ, कहाँ मर गई, कहाँ खप गई। तो बस एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे लिए है कि भाई जवान आदमी है, इसको दिखाओ, ये कुछ ना कुछ खरीदेगा। और इसलिए पैसे का पोलराइजेशन होता है कि 1% जनता के पास 70% प्रॉपर्टी कैसे आ गई, वो हमारी वासना से खींची है। जो उसमें एक विवाह भी है, हम अक्सर क्या करते हैं, बड़े आदमी विवाह उसको जवानों को घसीट लेते हैं अश्लीलता में। नहीं, आपकी शादी के ऊपर इतने पैसे लगाना, खर्च करना, वो भी एक वासना का रूप है। तो थोड़ा आपको इस पे विचार करना पड़ेगा, समय कम है तो इतना ही ठीक है, थोड़ा विचार करो इस चीज़ के ऊपर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बताया कि कैसे इसको फोर्सफुली लोगों पे पुश किया जा रहा है कि ये हम सबके घर में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक 3 साल का बच्चा भी बहुत अच्छे से फ़ोन का इस्तेमाल करना जानता है, और वो कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी ऐप पे पहुंच जाता है, और वो सारी चीज़ें देखता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए एटलीस्ट इस उम्र में। और वो वासना कहाँ से जागृत होती है और किस तरीके से फिर वो उसकी गिरफ्त में आता है। अब मोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप साइंटिफिक बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, रिसर्च डोमेन के हैं, तो हर माता पिता का एक सवाल है आज के दिन कि ये जो रील्स हैं, हमारा बच्चा ये स्क्रॉल करता रहता है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे बीत जाते हैं, और एक इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब शाम को 8 बजे फ़ोन स्क्रॉल करने लगा था और कब 12 बज गए। और सिर्फ बच्चे नहीं, ये हाल माता पिता का भी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एडिक्शन किस तरीके से काम करता है, इससे किस तरीके से बचा जाए, इसके क्या नुकसान हैं? अभी रील की बात चल रही है, और सबको पता है कि रील एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड हमें देता है। और इसकी शुरुआत में यहाँ मंच पर जो बात हो रही है, इसी चीज़ से करूँगा कि संदीप जी ने जो बात कही वो एक अच्छा भाषण नहीं था, अच्छा चिंतन था। और चिंतन हमेशा लंबा होता है। कई बार एक व्यक्ति वक्ता अच्छा नहीं होता, चिंतक अच्छा होता है। संदीप जी जैसे वक्ता हैं उससे 10 गुना अच्छे चिंतक हैं। वक्ता होना एक परफॉर्मेंस देना है,
वो एक जोकर भी देता है और एक चिंतक भी कई बार अच्छी परफॉर्मेंस देता है, दोनों बातें भी होती है, लेकिन स्पेशली जो चिंतन है वो वक्तव्य से ज़्यादा गहरा होता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ जो भी बात हो रही थी, कई लोग इसमें हो सकता है असहज महसूस कर रहे हो कि ये किस प्रकार की बातें हो रही है, क्योंकि जो भाषण होता है वो पूरा एक पावर पैक्ड होता है, उसमें कई प्रकार के छंद होते हैं, कविताएं होती है, तालियां पीटी जाती है। वो चीज़ आपको डोपामिन देगी और वही डोपामिन रील देता है। तो हमें रील का विरोध करना है तो सबसे पहले भाषण तो देना है, मैं भी देता हूँ जहाँ आवश्यक होता है वहाँ, लेकिन भाषण से भाष्य तक यदि लेकर आना है तो हमें वक्तव्य से चिंतन तक लेकर आना होगा। और चिंतन लंबा होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का नहीं होता है, कई दिनों का होता है, जन्म जन्मांतरों तक चिंतन चलता है, तब जाकर के हम कुछ मोक्ष या मुक्ति की गति तक पहुंचते हैं। तो यदि आप चिंतन सुनना चाहते हैं तो इस मंच के ऊपर रखे गए वक्तव्य के बाद भी इन विचारों पर चिंतन शुरू रखिए, चालू रखिए, जारी रखिए। संदीप जी को आप उनके चैनल पर सुनिए या अन्य और वक्ताओं जहाँ पर भी आपको लगता है कि अच्छा चिंतन है, उसे लंबा सुनिए, लंबे विचारों को सुनिए। यहाँ से आपका सबसे पहला विरोध होगा अपने भीतर रील एडिक्शन का। यदि कोई रील देख रहा है तो यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। पहले प्रवचन होते थे बड़े गुरुओं के, चिंतकों के, वैज्ञानिकों के डिस्कोर्स सुनते थे लोग, 10-10 घंटे के, 10-10 दिनों के, 10-10 वर्षों तक लोग अध्ययन करते थे। फिर धीरे धीरे यूट्यूब 10 मिनट का हुआ, फिर 5 मिनट का हुआ, अब 60 सेकंड 30 सेकंड की रील्स बनने लगी है। तो सबसे पहले तो हमारी आदत हो, डाइजेशन पावर बने कि हम लंबी बातें सुन सकें, चिंतन कर सकें और लगातार चिंतन कर सकें। ऐसी क्षमता हमें विकसित करनी है, तब जाकर हमारी कुछ उन्नति होगी। वरना हम ताली पीटकर सामने वाले की उन्नति तो करा देंगे जो वक्तव्य दे रहा है, हमारी उन्नति नहीं होगी। जब भी कोई ताली पीटता है तो सामने जो मंच पर बैठा है उसकी तो उन्नति होती है, लेकिन ताली पीटने वाले की उन्नति कभी नहीं होती है। आप ताली पीटेंगे, वो और बड़ा वक्ता बनेगा और सम्मानित होगा और बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा, लेकिन आपकी स्वयं की उन्नति नहीं होगी। इसलिए चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि मत्वा कर्माणि सिव्यति इति, मनुष्य जो मनन कर सकता है वही मनुष्य है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रील एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है और रील क्या है। वैसे तो इसके पीछे बहुत षड्यंत्र हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैं, उस पर बात करने का आज अधिक समय नहीं है। लेकिन एक बहुत ही गहरी और विशेष बात कि ये रील में और नॉर्मल जो यूट्यूब पे वीडियोस चलती थी, इनमें फ़र्क क्या है। बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें पता नहीं चला। पोस्ट कोविड ये चीज़ें बहुत वायरल हुई, कोरोना से पहले भी टिकटॉक आया था। स्क्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले भी सोशल मीडिया था, लेकिन स्क्रोलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी कंटेंट कंजप्शन में। स्क्रोलिंग मतलब केवल मोबाइल पर स्क्रॉल करना या चैट स्क्रॉल करना, कंटेंट हम स्क्रॉल करके देखेंगे ऐसा नहीं था। सर्च बार होता था, सर्च बार में आप टाइप करेंगे कि आपको क्या देखना है, फिर आपको YouTube कंटेंट देगा। यानी यहाँ पर नियंत्रण आपके पास है कि आप क्या देखेंगे। वैसे तो ठीक है, मोबाइल फ़ोन के भी कई दोष है, लेकिन हम अगर सापेक्ष तरीके से देखें तो ये एक बेटर चीज़ थी कि आप सर्च करेंगे आपको क्या देखना है, आप डालेंगे उसमें कि आपको जोश में रहना है कि होश में रहना है, आप खुद बताएंगे उसे आपको उसमें क्या सुनना है। आपको संगीत सुनना है, भजन सुनना है, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है, जो भी सुनना है, जैसा आपका उस वक्त का मूड है, माइंडसेट है, आप खुद डालेंगे, वो आपको सुनाएगा। लेकिन सोचिए एक ऐसी चीज़ को हमारी मोबाइल फ़ोन में डाल दिया गया जहाँ पर आप सर्च ही नहीं कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम आपको बताएगा कि आप क्या देखेंगे, आप उसे नहीं बताएंगे कि आप क्या देखेंगे। यानी आप उसके गुलाम हो गए और पूरी तरीके से गुलाम हो गए। और वो कंपनियां डिसाइड करेगी, एआई से डेटा लेगी, गूगल ऐड डिसाइड करेगा और दुनिया भर की बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा, वो जितने फॉरम हैं वो सब तय करेंगे कि आप क्या देखोगे। और आप स्क्रॉल करते जाओगे और हर एक स्क्रॉल पर आपको एक नया कंटेंट दिखेगा। यानी आपके पास अब आज़ादी नहीं है। और जब एक बार आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे। वहीं जब आप सर्च करते थे तो आपने एक वीडियो देखी, वीडियो खत्म होते ही आपको पुनः यूट्यूब को बताना होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। नीचे उससे रिलेटेड कुछ सजेशन है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट है। मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया कि उसका एक जो मित्र है वो इतनी बड़ी दुविधा में फंस गया है, उसे एक बीमारी हो गई है, ओसीडी जिसे बोलते हैं, रील एडिक्शन की, कि वो इसका अंत खोजना चाहता है कि इसका अंत कहाँ होगा। और क्योंकि उसका अंत होगा ही नहीं, वो तो बहुत एक लंबा इन्फानाइट रिग्रेशन में ले जा रहा है, तो उसका अंत ही नहीं होना है। जबकि यूट्यूब पर या सर्च करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा नहीं है। लेकिन
स्क्रॉलिंग एडिक्शन, स्क्रॉलिंग एक ऐसी चीज जो आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले इतनी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। कहीं छुप छुप के चलता होगा किसी छोटी मोटी वेबसाइट पे तो अलग बात है, बट इतना व्यापक स्तर पर एग्जिस्ट नहीं करता था। पर आज सोचिए आपकी क्या साइकोलॉजी है कि आप एक एप्लीकेशन खोलेंगे और आप उसमें स्क्रॉल करेंगे, मतलब आपका नियंत्रण केवल इतना है, ये इतना यदि दिख रहा है सबको तो केवल इतना नियंत्रण है। इस बात से जो सहमत है एक बार हाथ खड़ा कर लें कि आपका नियंत्रण उस पर केवल इतना, चाहे कोई कितना ही बड़ा दार्शनिक हो, आचार्य हो, चिंतक हो, कुछ भी हो। यदि मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं भी उसकी सिकंजे में फंसा हुआ हूं जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं रील स्क्रॉल ना करूं। मुझे कुछ डालना है तो मैं डाल दूं और अपना वापस बैक कर लूं। लेकिन यदि मैंने 3 बार भी स्क्रॉल किया तो वहां पर मैंने एक बहुत बड़ी मूर्खता की। मैंने बताया तक नहीं कि मुझे क्या देखना है, और जो आ रहा है वो मैं देखे जा रहा हूं प्रदर्शनी की तरह। और इसलिए वहां पर जो उल जुलुल कंटेंट आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए अश्लीलता बढ़ रही है। यूट्यूब पर अश्लीलता इतनी नहीं बढ़ सकती क्योंकि यूट्यूब पर आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध चित्त का है, साधु सन्यासी है, उसके भी स्क्रोलिंग में ऐसे कई प्रकार के चित्र और अश्लील कंटेंट आ जाएंगे जिन्हें वो देखना नहीं चाहता है, लेकिन उन्हें देखेगा। और देखने के बाद जैसा संदीप जी ने कहा कि वासना जो है वो तो हर व्यक्ति के चित्त में है। जब तक योगश्चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, जब तक योग नहीं होगा, तब तक वो वासना आपके भीतर रहेगी और वो वहां से जागृत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये जापान, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज कोशिश कर रही है कि युवाओं को इससे बाहर निकाले, और कईयों में तो ऐसे एप्लीकेशंस ही नहीं है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रोलिंग एडिक्शंस होने वाली कंट्रीज में से इंडिया एक है। और हमारी फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो भारत के खिलाफ काम करती है, वो तो ये चाहती है कि ये चलता रहे, बढ़ता रहे, क्योंकि इससे जो स्क्रोलिंग करने में लगा हुआ है वो युवा कभी कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता, वो कभी कोई गहरी खोज नहीं कर सकता, वो कभी एक फिलोसफर नहीं बन सकता, वो कभी एक चिंतक नहीं बन सकता। कणाद तो छोड़ दीजिए, वो कांट भी नहीं बन सकता। तो स्क्रोलिंग एडिक्शन उनको लगा दो तो फिर वो युवा पीढ़ी बर्बाद होनी ही है। तो स्क्रोलिंग एडिक्शन जो है इसके पीछे कॉज तो ये है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई जहां हमारे पास नियंत्रण नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति को क्विक डोपामीन चाहिए, तो इसका साइंटिफिक रीज़न यही है। जैसा कार्तिक जी ने कहा कि साइंटिफिक रीज़न बताइए, तो बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो हम जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं या हमारी कोई तारीफ करता है, या मान लीजिए जैसा उदाहरण दे रहे हैं कोई तालियां पीटेगा तो हमें डोपामीन मिलेगा। यदि मैं ये बात कह रहा हूँ तो हो सकता है मुझे इसका बोध है तो कम डोपामीन मिले, लेकिन आंशिक तौर पर मुझे भी मिलेगा। यदि आप तुरंत अभी तालियां पीटेंगे तो अचानक से एक डोपामीन मिलेगा, क्योंकि तेज आवाज़ आ रही है, कानों में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, ब्रेन में वो मेरे हैबिट जोन को प्रेडिक्ट कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो डोपामीन रिलीज होगा और मुझे रिवार्ड मिलेगा। ऐसा ही रिवार्ड मिलता है जब आप रील देखते हैं, क्योंकि रील में आपको एक नोवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई जानकारी मिलती है, और केवल 30 सेकंड में मिलती है, केवल 60 सेकंड में मिलती है। उसके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो श्रम करना पड़ेगा, और श्रम करेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने श्रम किया, परिश्रम किया। लेकिन जब आप रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वहां पर आपको 60 ही सेकंड में रिवॉर्ड मिल जाता है, तुरंत आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामीन रिलीज होने से आपके मन में एडिक्शन बनता है कि मुझे ये काम वापस करना है। तो आपने आधे 1 घंटे 2 घंटे तक रील स्क्रॉल की, तो आपको अगले दिन वापस से रील्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय जो डोपामीन मिला वो आपकी हैबिट में जा रहा है, वो आपकी आदत बन रही है, लत बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर चर्चा, चिंतन, मनन सब होना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद चाह रहा हूं कि रिपीट में न बोलूं, अपनी एक ही बार में बात खत्म कर दूं, क्योंकि फिर मुख्य मंच पर भी जाना है। तो इसका समाधान भी प्रस्तुत करके जाऊंगा। एक तो सीधी बात, नो बकवास यदि कहूं तो हमें सरकार से 2 प्रकार की मांगे कहनी है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो लगभग समझने वाले नहीं हैं, सब समझाने वाले हैं, लगभग प्रचारक बुद्धि के लोग हैं। तो आप जहाँ पर भी जाएं, सरकार के किसी मंत्रालय से संबंधित यदि किसी व्यक्ति से मिलें, किसी मंच पर जा रहे हैं, तो इन 2 मांगों को रखें। एक तो ये कि हमारे जितने सोशल मीडिया हैं उन सब पर परमानेंट KYC लग जाए, मतलब नो योर कस्टमर। इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, उस पर यदि कोई भी कंटेंट क्रिएटर है या व्यूवर भी है और वो एक भी वीडियो वहाँ पर पोस्ट कर रहा है, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ पर अपलोड करेगा और अपनी आइडेंटिटी बताएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, बस आइडेंटिटी बताएगा। और यदि कभी भी कोई एजेंसीज को लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है या फिर ये ज़्यादा कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। भाव उसके मन में रहना चाहिए, तो 60% कचरा साफ हो जाएगा। ये बहुत ही कोर चीज़ है। और ये एक हमारे एक क्लाइंट है, क्योंकि मेरी IT कंपनी है, गौरव जी नाम है, उनसे चिंतन होते वक्त ये बात निकली और उन्होंने कहा आप इसे मंच पर ज़रूर कहिएगा। तो मैं ये यहाँ से एक मांग तो ये उठा रहा हूँ कि KYC होनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। तो जितने फालतू के और बकवास क्रिएटर्स हैं, जो कमेंट में आपको बहुत गालियाँ मिलती है, कोई अश्लील कंटेंट बना रहा है, वो फालतू की चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो एक तो हर प्लेटफॉर्म पर KYC शुरू हो, 60% कचरा साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो स्क्रोलिंग वाले एप्लीकेशन है, या तो उन्हें कंप्लीटली बैन करो, या फिर उनके ऊपर एक टाइमिंग लगा दो कि 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे, या सैटरडे, संडे, फ्राइडे
3 दिन बंद रहेंगे, कम से कम कुछ दिन ऐसे हो जब हम शांति से जी पाएं। कोई कहे नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं तो कहता हूँ व्हाट्सअप को भी अगर आप रात को 2 घंटे तक बंद कर दें और खाली SMS भी चालू रखें तो भी कोई आफत नहीं है, क्योंकि बैंक जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आप पैसा निकालते हैं वो भी 5:30 बजे 6 बजे बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद भी आपको अगले दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आप प्रतीक्षा करिए, आपको कंटेंट कब देखना, आपके पास एक समय है, उस समय में देखिए। उसके बाद चिंतन करिए, बाहर की यात्रा मत करिए, भीतर की यात्रा करिए, अंदर की यात्रा करिए। तो इस मांग को आप प्रबल रूप से उठा सकते हैं। हमारी टीम वैदिक एक्टिविज्म के माध्यम से इस काम को कर रही है। इसमें आप लोगों का सहयोग होगा अपनी वाणी के ही माध्यम से, बात को बढ़ाने के माध्यम से, तो ये बात आगे बढ़ेगी। ये 2 बात, इन 2 बातों पर हमें जोर देना है तो 100% हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें और भी कई चिंतन हो सकते हैं, जैसे कोई कह सकता है इम्प्रैक्टिकल बात है तो यहाँ अधिक नहीं बोली जा सकती, पर हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने पूरी योजना बना रखी है कि कब कौन सा एप्लीकेशन क्या बंद होना चाहिए, कॉल चालू रहे, SMS चालू रहे, कोई अर्जेंट बात है तो वो चालू रहे। लेकिन जो ऐसी चीज़ है, जैसे कोई कहे नहीं मैं क्लास देखता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ, तो यूट्यूब है, कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ नहीं है। कक्षा देखनी है रात को 1 बजे 12 बजे मत देखिए, वो सोने का समय है, परमात्मा ने सोने के लिए बनाया है, उसे बंद करिए। यदि सरकार बंद करेगी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने हा हुल्ला होगा, फिर सब बंद हो जाएगा। टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हुआ था। तो हमें ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसी चीज़ें जो कि अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप है, आप मैसेंजर ऐप है, उसमें कोई जानकारी भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, उसके लिए उसे चालू रखिए। लेकिन ऐसा नहीं वहाँ पर भी कल को जो स्टेटस है उसकी तरह स्क्रॉलिंग एडिक्शन और रील्स चालू हो जाए, वहाँ पर भी उस चीज़ का एक पूरा एग्जेम्पशन हो, एक्सक्लूडेशन हो कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। चैट का मतलब केवल चैट होगा। ये सरकार के लिए एक बहुत ही आसान चीज़ है कि वो अपनी PIB में अपनी जो भी उनका ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ के माध्यम से ऐसी सेटिंग कर दे कि जहाँ जहाँ जिस एप्लीकेशन में स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है उसको हम ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करके, या उनकी टीम उसे आइडेंटिफाई करके बंद कर देगी। सीधी बात कि हमें स्क्रॉलिंग को बढ़ावा देना ही नहीं है। इन बातों को हमें सरकार के समक्ष रखना होगा। एक एक व्यक्ति को हम जाकर समझाएंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे। इन बातों को सरकार के समक्ष रखना है, पॉइंट्स के माध्यम से रखना है और रिसर्च के माध्यम से हमें बताना है कि क्या इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। यदि इस माध्यम से हम जाएंगे तो कुछ परिवर्तन आएगा, वरना हम कहते कहते रह जाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद कार्तिक जी आप अगले व्यक्ति की तरफ चलिए। बहुत आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी चिंतन किया है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों ने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा कि सर्च बेस कंटेंट कंजम्पशन जो हम करते हैं कि यूट्यूब पे जाके हम सर्च करते हैं वो कितना अलग है, और अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो वो हमें पुश करके दिखाता है चीज़ें वो कितनी अलग हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने कभी ना कभी ये भी महसूस किया होगा कि हम 4 दोस्त बैठ के जूतों की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें उसका ऐड दिखाने लग जाते हैं। तो ये इस लेवल का एडिक्शन होता है, और आपने बहुत ही साइंटिफिक वे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली चर्चा मैं आर्य वीरा जी आपके साथ करना चाहूँगा। मैंने आपको काफ़ी मंचों पे देखा है, काफ़ी कंटेंट भी देखा है, तो नारी शक्ति के रूप में आप मुझे काफ़ी पसंद भी हैं, इस तरीके से कि ग्राउंड पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो चिंतन से ही शुरुआत करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इसका फीमेल्स का, स्पेशली यंग फीमेल्स की ब्रेन वॉशिंग में किस तरीके से काम होता है, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ी डिबेट देखने को मिलती है वस्त्रों को लेकर, अश्लीलता को लेकर, और ये बोला जाता है कि लड़कियां तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई। ऐसा नहीं है कि लड़के गलत नहीं हैं, लड़कियां भी गलत हैं और लड़के भी हैं। तो आप उस पार्ट को थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से ये ब्रेन वॉशिंग होती है जिसके बारे में पता भी नहीं चलता। नमस्ते। ओम, सबसे पहले तो कार्तिक जी आपने जो बोला कि ब्रेन वॉश किसका हो सकता है? जो अंदर से खोखला हो। हाँ, तो दिक्कत ये है कि जैसा मोहित जी ने कहा, संदीप जी ने कहा, आज की हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर दिया गया है। इतना खोखला कर दिया गया है, इतना इनसिक्योर कर दिया गया है। पहले आप देखेंगे कि एक डायलॉग बहुत फेमस है हमारी सोसाइटी में, कहा जाता है क्या कहेंगे 4 लोग, ठीक है। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब वो स्थिति 4 से 400 और 4000 और 4 लाख तक पहुंच गई है। आज एक कंटेंट क्रिएटर स्टोरी क्यों पोस्ट कर रहा है, आज वो अधनंगे कपड़े क्यों पहन रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उसकी बात करें। आपने एक वर्ड सुना होगा, नेगेटिव पब्लिसिटी। बिल्कुल, आजकल ये बहुत हाईलाइट है। मतलब हम नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, हमें दिखना है, लोग हमारी बात करें, लोग हमारी चर्चा करें। और ये कब होता है? कोई व्यक्ति ज़्यादा ओवर कब दिखाने की कोशिश करता है, शो ऑफ कब करता है? जब अंदर से वो बहुत ज़्यादा खोखला हो। एक खोखला व्यक्ति खुद को बहुत प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, प्रेजेंटेबल दिखने की कोशिश करता है। वो आज की नारियों के साथ भी है, पुरुषों के साथ भी है। जो आपने कहा ब्रेन वॉश, तो जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कहा, आज एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे ऐसी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट है। एक ट्रेंड चला था बीच में, गेट रेडी विथ मी,
बिल्कुल। इस ट्रेंड ने क्या किया कि आप सोचिए, आपके मोबाइल के कैमरे से आपके बाथरूम तक के आपका कैमरा पहुंचा दिया। मतलब आपकी पब्लिक जो आपको सोशल मीडिया पर फोन पर देखती है, वो अब आपको बाथरूम में देख रही है। वो ये देख रही है कि आप क्या पहन रहे हो, कैसे ओढ़ रहे हो। मतलब एक बेसिक सी चीज है। सोचिए, मूर्खता का लेवल सोचिए कि कपड़े पहनना किसे नहीं आता। यहाँ कोई आदि मानव, वो जो आदि मानव की बात करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि भाई एक समय के बाद इसका नॉलेज आ गया था। लेकिन आज जिनको नॉलेज है, जिनको खाने का नॉलेज है, जिनको पीने का नॉलेज है, वो आज क्या कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया खोल करके क्या बात कर रहे हैं? चलो आओ रेडी होते हैं आज साथ में। क्या करेंगे? तो रेडी होके दिखाएंगे कि रेडी कैसे होते हैं। तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की हरकतें करना उनके खुद के लिए कितना घातक है। आप अपने आप को, एक तो आपने फेमिनिस्ट या बॉलीवुड वालों को देखा होगा कि व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन्स। आप लड़कियों को भोग का साधन क्यों समझते हैं? जैसे संदीप भाई ने भी बोला कि वो अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करेगा, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करेगा। तो स्थिति यही है कि भोग का साधन समझने से पहले भोग का साधन बना दिया गया। और इसका जो मैं मूल जोड़ना चाहूंगी, मुझे एक ही मूल दिखाई देता है कि जब किसी को अपने अस्तित्व का भान नहीं होगा, जब किसी को ये ही नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी पावर्स क्या है। एक लड़की की पावर्स क्या हो सकती है? उसका इंटेलेक्ट उसकी पावर हो सकती है, उसका मॉरल वैल्यूज उसकी पावर हो सकती है, उसका कैरेक्टर उसकी पावर हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कार्तिक जी, यदि आप अपने चरित्र पर अड़िग है ना, कोई स्त्री वो सामने वाले को फाड़ के रख देगी। बिल्कुल। और ये हमारा इतिहास बोलता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा क्या गिराया गया? उनका कैरेक्टर गिराया गया, उन्हें लिव इन में फंसाया गया। अब लिव इन क्या हुआ? ये हुआ यूज एंड थ्रो का सामान। आप लिव इन में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहना है, टेस्ट ड्राइव करना है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें ऑब्जेक्ट मत बनाओ, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें दिखावे का साधन मत बनाओ, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? तो किसी व्यक्ति के साथ उलझकर अपने आप को केवल और केवल भोग बना रहे हो। और इसका एक ही कारण है, बहुत लंबा खींचने का अर्थ नहीं है, मोहित जी ने बताया, इस सब के पीछे प्लांटेड चीजें चल रही है। मतलब प्लांटेड ऐसी ऐसी कंपनियां, जैसे मोहित जी कह रहे थे स्क्रॉलिंग एडिक्शन के ऊपर। मोहित जी को पता होगा, सब आपने देखा या नहीं देखा, एलॉन मस्क का एक वीडियो वायरल हुआ था, कार्तिक जी आपको याद होगा। उनसे पूछा गया कि आपका स्क्रीन टाइमिंग क्या है। जब उन्होंने बोला कि 1 घंटा, बोले दिखाइए। जब उनका फोन देखा गया तो उनका स्क्रीन टाइम केवल 4 मिनट था, केवल 4 मिनट। सोचिए, फोन को बनाने वाले, ऐप को बनाने वाले, सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाले उन सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो इस साइड में उलझ जाएंगे तो अपने इंटेलेक्ट से हाथ धो बैठेंगे, अपनी बुद्धि शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अपनी चरित्र शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति से हाथ धो बैठेंगे। और ये हो रहा है। आप देखिए, जो युवा सबसे ज्यादा भ्रमित है, सोशल मीडिया पर जीवन जी रहा है या सोशल मीडिया को ही जीवन समझ रहा है, वो ज्यादातर सुसाइड कर रहा है, ज्यादातर उसके साथ अपराध हो रहे हैं। तो अपराध, सुसाइड और जितनी सारी चीजें बढ़ रही है ना, ये इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि व्यक्ति की अपनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है और उसका समाधान कोई नहीं है। क्योंकि भोग ऐसा विस्फोट है, जैसे परमाणु विस्फोट होता है, उसी तरह भोग है। एक बार बढ़ गया तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आपको पतन की खाई पर ले जाकर छोड़ देगा। तो इट्स बेटर देन कि इसको आज यहाँ थोड़ा कंट्रोल किया जाए। आप सब सामाजिक लोग हैं, तो समाज में जाकर इसके लिए काम करें। हमारी बेटियों को बहुत क्या कहूँ, बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें बार 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 शरीर में अटकाया जा रहा है। तो यदि आपके घर में बेटियां हैं, बेटे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि उन्हें शरीर में नहीं, उन्हें बुद्धि में अटकाया जाए, उन्हें आत्मिक स्तर पर बात बताई जाए, उन्हें आत्मिक केंद्र पर जागृत किया जाए, ताकि वो आत्मा के स्तर पर सोचे। ये संस्कृति आत्मा की, कॉन्शियस की, या कहूँ कि ज्ञान विज्ञान की संस्कृति है। तो बेटर है कि हम उस पर जब बात करेंगे, उस पर जब आगे बढ़ेंगे, और जैसे मोहित जी ने समाधान बताए उस तरीके के समाधान होंगे, तो शायद बहुत कुछ होगा। आगे वहाँ जाना है। आप बिल्कुल, आप अपने अगले मंच की ओर प्रस्थान करें। मैं और छवि जी इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इधर आना चाहें। आर्यवीरा जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज़ बताई, और शायद आप लोग यहाँ पर ये रिलेट भी कर पाएंगे कि ऐसा होता है कि हमारे घर में भी जब एक बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं बचपन से माता पिता या जाने अनजाने में कई बार बोलते हैं, मतलब एक लड़का अगर तैयार नहीं होगा या उसके कहीं लग जाएगी, उसके चेहरे पे चोट आ जाएगी तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन एक लड़की के चेहरे को, उसका फ्रंट फेस हमेशा बनाया जाता है कि इसका सुंदर होना ज़रूरी है। तो जब तक ये हमारे चिंतन में ये एक चीज़ नहीं आएगी कि लड़की की सुंदरता से ऊपर उठकर जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसे आत्मबोध की तरफ, उसके ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तब तक शायद ये विचारधारा नहीं बदलेगी।
छवि जी, अब इस चर्चा में आगे मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आपने इस यंग उम्र में अपने ऊपर एक जिम्मा लिया हुआ है कि जो भारत की सनातन संस्कृति है इसको रिजुविनेट करना है, इसको दोबारा से उसी चरम पे लेके जाना है। तो आप सोशल मीडिया को किस तरीके से देख रहे हैं? ओम ओम। देखो, फर्स्टली तो मैं ये कहूँगी, जो हमारे श्रोता बैठे हैं, डरिए मत भाई, आप ताली बजाओगे तो आपका पतन नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ता ये बातें बोल करके गए तो मैं उस बात को काटती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ताली बजाते हो तो पतन नहीं होता, बोला गया। और निवेदन कर दूँ, कोई व्यक्ति ऐवे ही थोड़ी ना ताली बजाता है। पहले तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो आप भी इतने बुद्धिजीवी हैं, आप अपना समय दे रहे हैं तो कुछ लेने के लिए दे रहे हैं। फ्री फंड में कोई नहीं बैठता है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति ताली बजाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सामने वाले वक्ता को बड़ा बना रहा है। दैट्स नॉट द मीन। उसका मतलब ये है कि उसकी कोई बात उसके मन पर जाकर के लग रही है, इसलिए वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो उस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ हमें ये बात अच्छी लगी। और इसका मतलब यदि किसी को कोई बात अच्छी लग रही तो उसको आचरण में भी लाएगा। यदि मुझे आपकी कोई बात अच्छी लग रही तो मैं इस पर जाकर के चिंतन करूंगी, मैं इसको आचरण में लाऊंगी। पहली बात ये। फिर दूसरी बात जो आपने बोला कि सोशल मीडिया को मैं किस तरीके से देखती हूँ, तो देखो एक बहुत सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी है वो हर लेवल की ऑडियंस बैठी है। तो मैं प्रयास करूंगी कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं आपके सामने बात करूँ ताकि आपको समझ आए। सोशल मीडिया एक आग की तरह है, आग जलाती भी है, ध्यान देना, आग जलाती भी है और आग रोशनी भी देती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सोशल मीडिया भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये यूज करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से यूज करता है। मेरे जैसी अनेकों लड़कियां हैं समाज के अंदर। अब वो अभी जो आर्य वीरा जी कह रही थी, मैं बहुत प्रभावित हुई उनकी बातों से कि हम खोखले हो गए एक तरीके से शो ऑफ करने के लिए। मैं ये निवेदन करूंगी कि मेरे जैसी और भी लड़कियां हैं। जब मेरे माइंड में ये देखा मैंने कि आजकल रील्स वगैरह का कुछ चल रहा है, हम अपनी थॉट्स को सोशल मीडिया पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मेरे माइंड में आया कि हम प्रोग्राम्स करते हैं मंथली, मुश्किल से 10 दिन, बाकी 20 दिन हमारे ग्राउंड वर्क में जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि पब्लिक को संबोधित किया जाए। तो मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है जहां पर हम डेली पब्लिक के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली उनको अपने विचार पहुंचा सकते हैं। फिर मेरे साइड में अगर आप देखो तो दूसरी भी लड़कियां हैं जिन्होंने सोचा अच्छा वायरल होने का एक और तरीका है ये सोशल मीडिया, कोई बात नहीं, अब अंग प्रदर्शन करते हैं। जैसे वो उर्फी वगैरह आती हैं, जब उनको दिखा कि समाज के अंदर ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको वस्त्र उतारने से केवल इतनी पहचान मिल रही है, इतना पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना हम करें, ये तो एक शॉर्टकट हो गया। तो वो शॉर्टकट की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से मतलब अक्सर लड़कों में शॉर्टकट ये होता है कि वो क्राइम में चला जाएगा या गलत दिशा में जाएगा, नशे में चला जाएगा, इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये एक रास्ता परोसा गया लड़कियों को, यंग लड़कियों को, हमारी बहनों को, बेटियों को। और क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता है और एक यंग एज में लोगों को समझ में नहीं आता। एक लड़की है, उसने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया और देखते देखते 24 घंटे में उसके पास 100 मैसेज आ गए, हेलो दिस डैट। तो इंसान उस यंग एज में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस करता है और वो अच्छे और बुरे के बीच में जब फर्क नहीं कर पाता तो वो एक अलग ही दिशा में चला जाता है। और नो डाउट इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपने जैसे अभी एक दो इन्फ्लुएंसर्स का नाम भी लिया कि एक होड़ सी मच गई, एक ट्रेंड जानबूझ करके लाया जाता है कि जितने छोटे कपड़े उतनी ज़्यादा वायरलिटी, और जितनी ज़्यादा वायरलिटी उतने ज़्यादा व्यूज़, और जब जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो कहीं ना कहीं उससे पैसा भी आएगा, तो घूम फिर के चीज़ें यहाँ आती हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन आर्य वीरा जी ने छेड़ा था लिव इन का, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि लिव इन को लेके आप लोगों को जैसे पता होगा कि शादी से पहले लड़का लड़की साथ में रहें, इसमें क्या परहेज है। सबसे पहले तो देखिए, एक अडल्ट है, वो अपनी लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है, ये हमारा कोई मतलब इसमें कुछ कहना नहीं होगा। बट क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और जब हम समाज में रहते हैं, इस समाज के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सामाजिक दायित्व भी आता है। जैसे कि आज आप और मैं हैं, हम एक सेफ इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था है। तो ये चीज़ तो हम कभी बोल ही नहीं सकते कि मेरी मर्जी मेरे रूल, जब आप एक समाज में रह रहे होते हैं। तो आप इस लिव इन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसमें मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों ने ही इसका विरोध किया था कि क्या दिक्कत है। कार्तिक भाई, आपने बोला कि स्वतंत्रता है, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई?
स्वतंत्रता ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वो करूं। स्वतंत्रता वो है नियमों के अंदर रह करके करूं, ये स्वतंत्रता है। लेकिन हमने कुछ और ही आज फ्रीडम को बना करके रखा है। हम तो टोकेंगे। आप लिव इन की बात कर रहे हो, मैं पूरी तरह से असमर्थ हूं लिव इन रिलेशनशिप के, और मैं टोकूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे समाज ने इस काम के लिए चुना है। मैं पूरे धड़ल्ले के साथ कहती हूं और अब भी कह रही हूं, लिव इन को मैं पूरी तरह से गलत मानती हूं। गलत था, गलत है और गलत रहेगा। जो लड़कियां ऐसा बोल रही हैं कि हमें लिव इन में रहना है, विवाह से पहले साथ में रहना है, मैं उनका भी विरोध करती हूं। और एक और वर्ड देती हूं, शायद वो चरित्रहीन महिलाएं हैं, शायद वो चरित्रहीन स्त्रियां हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं, ये जो लिव इन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वहां जाकर के चलाइए जहां चरित्र की कोई मान्यताएं नहीं होती। ये जहां से आ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति से हमारी ओर दौड़ रहा है। लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग रहते हैं विवाह से पहले रिलेशनशिप में, उनकी तरफ से हमारी ओर दौड़ रहा है। तो उनके यहाँ कार्तिक भाई कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर आत्मा ही नहीं होती, उनका चरित्र कुछ चीज होता ही नहीं है। लेकिन इसी भारत के अंदर मैं इस बात को रिपीट कर रही हूं, ये महिलाओं पर क्यों थोपा जा रहे जानते हो आप? क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं के लिए चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसलिए उन पर बार बार ये प्रेशर डाला जाता है, नहीं रह सकते लिव इन में। ये हमारी परंपरा नहीं है, इतिहास से ही नहीं मिलता है। ये मैं पूरी तरह से असमर्थ हूं इस बात से। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे में फिर ये मेरे मन का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये उठता ज़रूर है कि इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं 18 साल की हूँ, मैं अडल्ट हूँ, आपको इससे क्या दिक्कत है? और एक सवाल इसमें और आता है कि वैसे भी आजकल यूथ शादी से पहले सब कुछ कर ही रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? मुझे पर्सनली क्या दिक्कत है, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, पर्सनली मुझे पर्सनली ये दिक्कत है क्योंकि मैं भारतीय मंचों पर, भारत से अलग भी मंचों पर अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का नेतृत्व करती हूं। तो मुझे पसंद नहीं है कि सामने से कोई अन्य व्यक्ति उठ करके ये बोले कि भारत के अंदर तो ये सब परंपराएं चल रही। क्यों चल रही है भाई? मैं क्या जवाब दूंगी उनको? क्योंकि भारत की महिलाओं का नेतृत्व मैं कर रही हूं ना, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि भारत की महिला कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जहां जाकर के भारत के नेतृत्वकर्ता को गर्दन झुकानी पड़ जाए। मैं इसलिए विरोध करती हूं। और वो कहती है कि हमारी मर्जी है। नहीं, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, आज तक नहीं चला है। अब तुम दूसरे लोगों से सीख सीख करके कह रहे हो हमारी मर्जी। क्यों चलेगी तुम्हारी मर्जी? अपने पेरेंट्स से भी बोलते हो क्या यही सब चीजें कि हमारी मर्जी चलेगी? उनके नियमों के अनुसार चलते हो ना। फिर समाज में जब आप निकलते हो, क्यों आप ड्रेस को लेकर के, क्यों कंटेंट बनाने को लेकर के, क्यों अर्धनग्नता को लेकर के आप अपनी मर्जी चलाते हो? तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम समाज में रह रहे हो तो समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए टोका जाएगा। अब इसी चर्चा में अगला एक सवाल और आता है कि ये सारे के सारे जो भी नियम और कानून हैं, ये लड़की को ही क्यों थोपे जाते हैं? लड़कों का इसमें क्या भागीदारी है या उनका क्या दायित्व होना चाहिए? क्योंकि ऐसे में एकदम से ये जो एक सूडो फेमिनिस्ट का तबका है, ये भोली भाली बच्चियों को, लड़कियों को, यंग लड़कियों को इस तर्क से कहीं ना कहीं मना लेती हैं कि ये सिर्फ आप लोगों को रोका जा रहा है। लड़कों को तो देखो, लड़का 10 जगह जाए तो उसको बोल देता है वाह क्या हीरो है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लड़की अगर इस तरीके का कुछ कर दे तो उसके चरित्र पे बात आती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और फिर लड़कों का दायित्व क्या होना चाहिए? इस टाइम लड़कियां बड़ी खुश हैं भाई, मुझे तुम्हारे चेहरों की मुस्कान दिखाई दे रही है। लेकिन सुनो मेरा जवाब यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही टोका जाता है। हालांकि मैं एक बात अक्सर कहती हूँ कि पुरुष लोहे के समान है और महिला सोने के समान है। पुरुष की जो वैल्यू है एक लोहे के समान है। आप बाजार में, मार्केट में जाकर के देखो, लोहा कहीं भी पड़ा मिल जाएगा। लेकिन हमारे समाज में महिला को एक वरीयता दी जाती है, एक सम्मान दिया जाता है, उसे सोने के समान सिक्योरिटी में रखा जाता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है स्त्री ब्रह्मा बभूविता, पुरुष को नहीं कहा जाता। इसलिए महिला का यदि ओहदा बड़ा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी है, इसलिए महिला को टोका जाता है। फिर आपने बोला कि पुरुषों को नहीं कहा जाता, तो शायद आप परिचित होंगे, अभी रिसेंटली इंडियाज गॉट टैलेंट में समय रैना को कितनी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पड़ा। बिल्कुल। वहां पर उन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था। तो वहां ये नहीं देखा गया कि केवल अपूर्वा ने ही गलत बोला है, वहां ये भी देखा गया कि रणवीर अलाहाबादिया ने भी गालियां दी थी। वहां ये देखा गया कि समय रैना ने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये शब्द बोल करके आप महिला वर्ग को खुश ना करें, दोनों की बराबर भागीदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी में जैसे अब एक डिस्कशन में बातचीत ये होती है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि अगर आपको सीखना ही है पाश्चात्य संस्कृति से, वैसे अगर आपको कुछ सीखना ही है तो अच्छी चीज़ें लीजिए। वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ही इंसान के 3-3 विवाह हो रहे हैं। स्टेप फादर, स्टेप मदर का प्रचलन वहाँ बहुत ज़्यादा है कि एक लड़की शादी करती है या लड़का शादी करता है, फिर डाइवोर्स हो जाता है, अगले मम्मी पापा आ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर अगले मम्मी पापा आ जाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है।
तो जो भी इंसान सबसे पहले तो ये कह के तर्क देता है कि इसमें गलत क्या है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले महसूस इस चीज़ को कीजिए कि मान लीजिए आपके माता पिता में से एक 10 साल बाद बदल जाता, फिर 10 साल बाद एक बार फिर से माँ बाप बदल जाते, तो आपको कैसा लगता। तो जब एक संतान होने पे आपको ये नहीं चाहिए कि माँ बाप बार बार बदलें, तो कहीं ना कहीं ये दायित्व आपकी जवानी में आपके ऊपर भी आता है कि यार ये चीज़ आप ना करें। इसी चीज़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो है कि आज से 10 साल पहले तक हम डाइवोर्स नहीं देखा करते थे, और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि जब से सोशल मीडिया बढ़ा है और जब से इस तरीके की चीज़ें बढ़ी हैं, उसी की वजह से डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं कुछ डेटा वगैरह भी देख रहा था, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि फेक केसेस बहुत हैं, डाइवोर्सेस बहुत हैं। जो इसमें ग्रोथ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 130% की ग्रोथ आ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम अपने आसपास 10 लोगों को देखें तो उनमें से 4 का डाइवोर्स केस चल रहा होता है या होता है। तो आप सोशल मीडिया को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं? अगर हाँ तो फिर किस तरीके से, क्या? ठीक है, डाइवोर्स बढ़ने के मैं 2 रीज़न मानती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेना, जिन पर बाद में कोई भी व्यक्ति, कपल्स में से दोनों में कोई भी खरा नहीं उतरता। दूसरा है हमारे सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होना। पहले डाइवोर्स क्यों नहीं थे? देखो, एक महिला है, वो घरों के अंदर रह रही है, उसे पता है कि सुबह से शाम तक मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना है, उसे उसका पालन करना है, उसका कर्तव्य है। उसे कहीं बाहर नहीं जाना होता था, बाहर जाती थी तो उसे पता है कि तुझे किस मर्यादा में रहना है। ऑप्शंस नहीं थे उसके सामने, उसे पता है इससे विवाह हो गया और इसी के साथ में रहना है, समाज तुझे क्या कहेगा। क्योंकि वो मुझसे पहले एक सेंटेंस बोला गया था कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसको बहुत ध्यान में हमारे लोग रखते थे पहले समय में। लेकिन आज आप सोशल मीडिया को लेकर के पूछ रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर आज प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है, हर कपल यूज कर रहा है। पहली बात तो विवाह से पहले जब चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है, कपल्स की बातें होनी शुरू हो जाती है, जैसे आजकल आप देखो एंगेजमेंट के बाद में उनकी बातें शुरू हो गई हैं। ये एंगेजमेंट से और विवाह तक का जो पीरियड है, इसमें क्या चलेगा जानते हो आप? इसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अच्छा, हम शादी के बाद हनीमून पर वहाँ जाएंगे, हम लंदन जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन खूब कर ली। क्या कहा? अच्छा, हम शादी में ऐसा आयोजन करेंगे कि 4 लोग देखेंगे। अच्छा, हम 5 स्टार होटल में वो जाकर के आयोजन करेंगे। ये सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। पहला सोशल मीडिया का इंपैक्ट ये कि उनकी बातें होनी शुरू हो गई हैं और वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पहला रीज़न तो ये है। शादी हो जाती है, उसके बाद वो खरे नहीं उतर पाते। वो क्या कहती है, तुमने तो कहा था कि हम हनीमून पर लंदन चलेंगे, हम पेरिस चलेंगे, और अब तुम लेकर के नहीं जा रहे हो। वहाँ से लड़ाई पनपनी शुरू हो गई, पहला कारण। दूसरा कारण है ऑप्शंस का बढ़ना सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पर महिला कितने लोगों के साथ में इंटरेक्ट करती है तो वो कंपैरिजन करने लगती है। जैसे उसके रिलेशन में बहुत से लोग हैं, उसकी फ्रेंड्स ही है, मैं फीमेल फ्रेंड्स की बात करती हूँ, मेल्स की बात नहीं करती। उसकी बहुत सी फीमेल फ्रेंड है, वो कह रही अच्छा तेरा विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया है। अच्छा, मेरे पति ने तो मुझे इस बार ये वाली साड़ी दिलवाई थी, बनारसी साड़ी दिलवा दी मुझे। वो कह रही तेरे ने क्या दिलवाया? बोले बनारसी साड़ी तो नहीं दिलवाई, बोल रहे हैं कि अगली बार दिलवाएंगे, इस बार कुछ बन नहीं रहा है। तो कह रही ओ, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि उसका पति ज्यादा है, भले वो उसको ज्यादा चाहता है लेकिन मेरा पति मुझे नहीं चाहता। उसके माइंड में क्या कि मेरे वाले से अच्छा तो वो है। जब वो दूसरे लोगों को देखती है सोशल मीडिया पर, वो कंपैरिजन करने लगती है कि मेरे वाले से अच्छा तो वो है, मेरे से अच्छा तो वो है। और मैं कहती हूं, जब तक महिला हो या पुरुष, उनके सामने ऑप्शंस नहीं होते कि हम विवाह के बाद ऐसे रह लेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे, दूसरे से शादी कर लेंगे, वहां जाकर के रह लेंगे, इसके साथ रिलेशनशिप में रह लेंगे, जब तक ऑप्शंस नहीं होते तब तक डाइवोर्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। तब तक ये होता है कि हाँ इसी के साथ रहना है, लड़ करके रह लो, मर करके रह लो, शांति से रह लो। ऑप्शंस नहीं होते तब तक ये होता है। अब ऑप्शंस उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, अनेक ऑप्शंस है, आप देखिए। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत हो जाती हैं एक इंसान की, और स्पेशली ये जो कोर्टशिप पीरियड होता है सगाई और शादी के बीच का, और ये यंग लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो एक अलग ही फीलिंग होती है जब नया नया पार्टनर होता है, आपका रिश्ता तय होता है, आपको पता चलता है ये इंसान अब मेरा जीवन साथी बनने वाला है। तो लड़के अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वो हवाबाजी में बहुत अलग वादे कर देते हैं जो कि उनकी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं। और दूसरी तरफ उसी में कंपैरिजन वाली चीज़ भी आती है कि वो कपल तो वहाँ पर घूमने गया था, मेरी फ्रेंड की पिछले साल शादी हुई थी, वो उसको तो मॉरिशस लेके गया था, आप मुझे गोवा ही लेके जा रहे हो। इनफैक्ट मैंने एक ऐसा केस देखा था कि शादी से पहले लड़के ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिंगापुर लेके जाऊंगा,
और शादी के बाद कुछ इस तरीके की स्थिति रही कि वो लड़का बिजनेस पर्सन था, कुछ बिजनेस में नुकसान हुआ तो वो वहाँ नहीं ले जा पाया और वो गोवा लेके चला गया उसको 1 हफ्ते के लिए। और छवि जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग कोर्ट में खड़े थे और डाइवोर्स का सिर्फ एक मुद्दा था कि इन्होंने बोला था कि सिंगापुर लेके जाएंगे, लेकिन सिंगापुर नहीं, ये तो मुझे सिर्फ गोवा लेके गए। तो ये बहुत कम से कम ब्लू ड्रैम में तो नहीं डाला। बिल्कुल, ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। और जो ऑडियंस बैठी है वो ये ना समझे कि सिर्फ ये लड़कियों की गलती है, इतने ही क्रूर तरीके से गलत चीज़ें लड़के भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ड्रम में मिले हैं। अगर इसके हम नंबर्स आज भी देखेंगे, हाँ मतलब नंबर्स आज भी पुरुषों द्वारा ज़्यादा हैं अत्याचार के महिलाओं के ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता जो महिलाएं गलत कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं शय दी जाए कि भाई ठीक है आपके साथ बुरा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ अभी दिमाग में आई, आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी बार ना लड़कियां इस तरीके की बात बोलती हैं, क्योंकि आप एक लड़की हैं तो इसलिए मैं लड़कियों के पक्ष की ज़्यादा बात कर रहा हूँ आपसे, आप उसको अच्छे से समझ सकती होंगी, कि हमारे साथ तो सदियों से बुरा हुआ है, हमें दबा के रखा गया है। तो यंग जनरेशन में स्पेशली जेन जी और ये जेन अल्फा जो हैं, इनमें लड़कियों की कहीं ना कहीं एक मानसिकता डेवलप कर दी गई है सोशल मीडिया से कि महिलाएं तो हमेशा से पीड़िता रही हैं और अब आपको पहली बार जीवन में या फिर नारियों को पहली बार आज़ादी मिली है तो जो करना है वो करो। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो रियलिटी है कि महिलाओं को दबा करके रखा गया। वो एक ऐसा काल आया हमारे भारत के अंदर, और मैं कहती हूँ विश्व में भी ये स्थिति महिलाओं की हुई। बिल्कुल। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार थी। लेकिन आज उनको लगता है कि आज हमें पूरी आज़ादी मिल रही है तो आज हम इसका खुल करके मौज उड़ाएं। लेकिन मैं आपको चेता देना चाहती हूँ, देखो जितनी भी महिलाएं सुन रही है, हो सकता है मेरी बात तुम्हें बुरी भी लगे, लेकिन आज ये आपको आज़ादी मिल रही है, कल ऐसा ना हो इसका दुरुपयोग के कारण ये हमसे छिन जाए। ये हमारा दायित्व है। ये आज़ादी हमें मनमानी करने के लिए नहीं दी गई है। ये पर जो दिए गए हैं ये उड़ने के लिए दिए गए हैं, वो इसलिए नहीं कि आप कुछ भी पहने, कुछ भी कहीं भी प्रस्तुत करें, कुछ भी बोले, कुछ भी खाएं। नहीं भाई, इसी के लिए नहीं था। नियमबद्ध होकर के अपने आप को प्रस्तुत करना था। ये हमारे पास समय था कि आज महिलाओं को आज़ादी मिल गई है तो हम वो करके दिखाएंगे, ताकि इन लोगों को पता चले कि काश हमने इनको पहले और आज़ादी दे दी होती, ये राइट्स दे दिए होते तो ये कहाँ पहुंच जाती। वो करके हमें दिखाना था। लेकिन मुझे समाज में कुछ गलत दिखाई देता, मैं सबको तो नहीं कहती, लेकिन 100 में से 2% ऐसी महिलाएं हैं जो इस आज़ादी का दुरुपयोग करके कुछ गलत रास्तों को पकड़ रही है। और उनके कारण से कुछ महिलाओं को, कुछ बहन बेटियों को घरों में ये बोला जाता है कि हम तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। तुम्हें पता नहीं, अभी पड़ोसी की लड़की बाहर पढ़ने के लिए गई थी, कहाँ जा करके निकली है, वो लिव इन में रहती है, वो ये करती है, गंदा काम करती है, दुनिया भर की चीजें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब ये एक केस हम सब ने देखा था कि गरीब पति ने पत्नी को मतलब पैसे जोड़ जोड़ कर कोचिंग कराई और उसके बाद लड़की की सरकारी नौकरी लग गई, लड़की अपने ही महकमे में एक पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ के भाग गई। उसके बाद जहाँ से मैं राजस्थान से आता हूँ, हमारे वहाँ शहर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उसमें से लगभग 20% लड़कियाँ जो आसपास के छोटे गाँव से पढ़ने आई थी उनको उनके घर वालों ने वापस बुला लिया। 20% से ज़्यादा लड़कियां का लाइफ में एक डॉट लग गया कि भाई नौकरी नहीं करनी, इंडिपेंडेंट नहीं बनना। तो जो भी महिला इस तरीके की कोई गलत हरकत करती है ना, तो उसे इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसकी कीमत लाखों लड़कियों को भुगतनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम सबको पता है कि दहेज को लेके बहुत ज़्यादा एक समय था कि 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद जब भारी आक्रांताओं ने हमला किया तो हमारी जो सनातन संस्कृति थी उसमें कुछ मिलावट की गई, उसको क्षतिग्रस्त किया गया और एक ऐसा काला काल आया लगभग 700-800 वर्षों का जिसमें महिलाओं को खास तौर पे बहुत ज़्यादा दबाया गया। फिर कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि महिला सशक्तिकरण हो सके। उसमें से एक था कि भाई दहेज को लेके कि लड़की अगर सिर्फ एक बार बोल भी दे कि मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तो किसी की नहीं सुनी जाएगी, सीधा जेल में डाला जाएगा। फिर केसेस ऐसे आने लगे कि इतने फेक केसेस हुए। अभी मैं एक RTI देख रहा था दिल्ली की, उसमें पता चला कि लगभग 62% जो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केसेस दिल्ली में दर्ज किए गए वो लगभग गलत थे। 62% के करीब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डाटा। तो अब जो रूल्स हैं वो डाइल्यूट किए जा रहे हैं, यानी कि अब अगर लड़की जाके बोलती है कि मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तो अब कोर्ट या कचहरी या पुलिस स्टेशन में ये पूछा जाता है प्रूव करो
कि आपके साथ किया क्या गया है। अब वो नारी जो कि घर में डोमेस्टिक अब्यूज झेल रही है और कुछ ऐसा झेल रही है, वो प्रूव कैसे करेगी? तो कितना डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे में आप युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि आपने एक यंग एज में आप बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो गलत समाज में हो रही हैं कहीं ना कहीं आप और हम भी कर सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में क्या विचार आया कि आप फिर इस दिशा में गए? ठीक है, आपके 2 क्वेश्चंस हो गए यहाँ। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ। महिलाओं को संबोधित करते हुए मैं ये कहूँगी, देखो भैया ने बोला कि पहले बहुत ज़्यादा हमारे पास राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे, कोई कानून भी हमारे पास नहीं थे। उसके बाद में हमारे लिए सोचा गया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने हमारे लिए कुछ कानून बनाए, कुछ राइट्स हमें दिए, लेकिन उसके बाद कुछ महिलाओं ने उसका दुरुपयोग किया और अब वो डाइल्यूट किए जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। मैं महिलाओं को संबोधित करते हुए कहूँगी, देखो आज़ादी, जब जब आज़ादी का दुरुपयोग होता है तब तब आज़ादी छीन ली जाती है, और उसी नियम के ऊपर चल रही है हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है। हमें दिए गए थे वो नियम और ये केसेस नॉर्मल हो गए हैं। घरों में कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो ये नहीं कि महिला की तरफ से हो रहा है कि पुरुष की तरफ से। यदि जहां लगता है कि पुरुष गलत है, वहां पर मैं समर्थन करती हूँ कि आप जाइए और प्रूव करने के लिए। आप बोल रहे हैं ना कि कैसे प्रूव करे, तो साच को आँच नहीं है ना। जो महिला सच बोलती है, मुझे लगता है उसको कोई वैसे प्रूफ्स लेने की जरूरत नहीं है। जो झूठ बोलती है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो 100 बार फंसती है, 100 तारीखें लगती है, वो अपने आप फंस जाती है। फिर दूसरी चीज़ मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि देखो हमारे लिए इतने राइट्स दिए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, तो ये हमारा दायित्व है, हमारी वजह से दूसरी महिलाएं ना फंसें, उनको न्याय मिल सके। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने कानूनों का सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। घरों में क्या देखने को मिलता है, सास से लड़ाई हुई है, ससुर से लड़ाई हुई है, पति से लड़ाई हुई है, तो कहती है डॉरी का केस लगा दूंगी, पूरे परिवार को एक साथ जेल डलवा दूंगी। और कितने केसेस देखने को मिले, एलिमनी के नाम पर पति की संपत्ति से ज्यादा धन लेकर के जा रही है। निकिता का केस मिला था अभी पीछे, बिल्कुल। कितने केसेस ऐसे मिल रहे हैं। इसलिए ये तो महिलाओं का दायित्व है। मैं खुले मंच से ये बात को कहती हूँ कि आपको इसको समझना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ेगा। आप ये सोच के चलो कि आप जो कदम उठा रहे हो वो अपने अकेले के लिए नहीं उठा रहे हो, आपके पीछे लाखों महिलाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आपके एक गलत कदम से उन लाखों महिलाओं के जीवन पर बहुत गंदा और बहुत अच्छा असर भी पड़ सकता है, कि आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक अंतिम सवाल, ऑडियंस से क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, और ये लड़का और लड़की दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है कि कहीं ना कहीं हम माने चाहे ना माने, लेकिन एक ऐसा समय आ चुका है कि आज के दिन मैक्सिमम जो यूथ है उसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। यानी कि एक समय पे नहीं तो 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स का पहले तजुर्बा होता है। इसके क्या नुकसान देखते हैं आप, जो कि एक यूथ को समझना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। हो सकता है सभा में भी कोई हो या जो सुन रहे हैं उन ऑडियंस में कोई हो। देखो इसके मल्टीपल निगेटिव ही इम्पैक्ट से मुझे नहीं लगता कुछ पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा, कुछ पॉजिटिव इसका इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है। इसके निगेटिव है, यदि आप विवाह से पहले देखते हो, आप विवाह से पहले अपनी युवा अवस्था को बर्बाद करते हो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आने पर। जो समय आपको अपने शरीर को देना था, अपने देश धर्म संस्कृति को देना था, अपने कैरियर को देना था, वो समय आपने कहाँ बर्बाद किया? ये देखिए, आपने क्या ये रिलेशनशिप्स में क्यों आ रहे हैं जानते हो आप? जिसके साथ में रिलेशनशिप में आ रहा है वो क्या 2-3 कॉम्प्लीमेंट दे देती है, ओ आप तो बहुत अच्छे हो, वो 2-3 प्यार की बातें कर लेती है ना। और मैं पुरुषों के लिए भी यही कहती हूँ, जो महिलाएं इस काम को कर रही हैं, वो क्या कहेगा, ओ गजब हो यार, आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, आपका बॉडी कट बहुत अच्छा है, आपका फिगर बहुत अच्छा है, बस ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और वो खुश हो जा रही है। जिस दिन उसने कॉम्प्लीमेंट देने बंद कर दिए, वो दूसरा पकड़ेगी जो उसको ज़्यादा सुंदर बताएगा, वो व्यक्ति दूसरा पकड़ेगा जो उसको ज़्यादा सुंदर बताएगी। ये स्थिति होती है। लेकिन इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट विवाह से पहले तो पड़ता ही है, लेकिन विवाह के बाद आपने बोला था ना डाइवोर्स, मोस्टली डाइवोर्स इसी कारण से हो रहे हैं। विवाह से पहले नहीं बताया जाता हम किसके साथ कहाँ कैसे रिलेशनशिप में रहे हैं। विवाह के बाद में बातें खुलती हैं, और पुरुष से यदि महिला बताए कि ओ मैं भूल गई थी और मैंने उचित नहीं समझा आपसे बताना, आज विवाह हो चुका है, आज मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा पहले उस लड़के से अफेयर चल रहा था। अब वो सामने से तो ये कह रहा है, वो बोल रही है कि सॉरी कोई बात नहीं, ये मेरा पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर मेरा आपके साथ में। वो भले ही बोल रहा है, लेकिन उसके माइंड में ये बात घर कर गई कि यदि किसी और पुरुष से बात करने के बाद ये मेरे से बात कर सकती है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए भी लॉयल रहेगी नहीं। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट रहेगा कि इस पर नजर रखनी पड़ेगी, ये लॉयल महिला नहीं है। वही महिला के केस में भी होता है। विवाह के बाद में जितने इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, मुझे लगता है कि हम उससे बच करके रहें तो ज़्यादा बेटर है।
ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। और कहीं ना कहीं ये हम सबको, स्पेशली यूथ को, समझना पड़ेगा कि एक इंसान को जितनी ज़्यादा चेंज की आदत पड़ जाती है ना, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो शादी के बाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चली जाएगी। आप 18-19 साल की उम्र के हुए और 25 या 28 की उम्र तक जब आपकी शादी हुई, 10 साल के पीरियड में आपने 10 बार अपने पार्टनर्स बदले, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी इस तरीके की डेवलप कर ली है कि अब आपको कुछ नया चेंज चाहिए। और उस चीज़ को, वो 10 साल की जो आदत है, या जो वो 5 साल की आदत है, वो 3 साल की आदत है, आप शादी के बाद भी उसे नहीं हटा पाएंगे। और यही रीज़न होता है जो शायद शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिलते हैं दोनों ही बिल्कुल। तरफ से। बार बार रिपीट किया गया कर्म एक संस्कार बन जाता है। और ध्यान देना, वो यदि इस काम को बार बार कर रही है या कर रहा है तो वो अवश्य करेगा। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता, और ये हर जगह लागू होती है ये बात। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम मंच को ओपन करते हैं। ऑडियंस के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वह पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, आप तक माइक पहुंचवा देंगे। तो मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है, आप गुरुकुल में पढ़ी हैं, दैट्स राइट? नो, नो यू हैवंट। सो हैव यू स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल और गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल और कोएड? कॉन्वेंट स्कूल। दैट वाज फॉर गर्ल्स ओनली और बॉयज ओनली? नॉट अ स्पेसिफिक जेंडर। सो इट वाज कोएड। ओके, सो मैम, आपकी बातों से ये मैंने रियलाइज़ किया, मतलब आपने जो बातें कही वो काफ़ी हद तक ठीक थी, बट मैंने आपकी बातों से जो रियलाइज़ किया ना, दैट वाज मोस्टली वुमेन सेंट्रिक, कि आप वुमेन की गलती ही ज़्यादा निकालने लग रही थी रेदर देन मेल। आई एम नॉट सेइंग कि आपने मेल्स की नहीं निकाली, आपने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल भी प्रेजेंट किए जहाँ पर आपने ये कहा कि नहीं, मेल्स भी गलत करते हैं एंड वो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। पर मैंने आपकी बातों में ये इतनी ज़्यादा लड़कियों के लिए अच्छे एग्जाम्पल नहीं सुने कि हाँ, गलत लड़कियां जो कर रही हैं उसके डिसएडवांटेज तो ये होने लग रहे हैं, पर आपने आई थिंक कोई भी पॉजिटिव लड़की का एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं किया जहां पर लड़कियों के लिए एक आइडल वो प्रेजेंट सवाल को थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में रखेंगे तो कोई हम और बात भी नहीं, सवाल ले मैं पाएंगे। आपका क्वेश्चन समझ और गई हूँ। बहन ने आपसे बोला, पहले इसका मैं छोटा सा एक जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद छवि जी आप भी बोलना। मैं शायद अगर आपने ध्यान से सुना होता तो मैंने इनको ये बोला था कि क्योंकि आप एक स्त्री हैं, आप एक लड़की हैं, तो मेरे सवाल ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस्ड हैं, और जो बाकी के 3 गेस्ट थे उनको दूसरे मंच पे भी जाना था और थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हुआ, इस चक्कर में वो नहीं थे। तो कुछ सवाल जो मुझे लड़कों से पूछने थे वो मैं यहाँ पूछ नहीं पाया। एक कारण उसका ये भी है। स्टिल छवि जी, ठीक है, आपको लगा कि मैंने महिलाओं को सेंट्रिक रखा, यस मैम, और आपको सही लगा है। मैंने क्यों रखा है मैं उसका कारण दे रही हूँ। देखिए, पहले तो मुझे आदरणीय संचालक जी ने मुझे बार बार संबोधित करते हुए बोला कि आप एक महिला हैं, आप एक स्त्री हैं, तो आप उसी को बोले। फिर दूसरा, मैं ये समझती हूँ शायद यहाँ कोई पुरुष वक्ता होता तो अपनी शैली से पुरुषों को संबोधित करना आसान समझता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते ये समझती हूँ कि सामने जो महिला बैठी है उस पर मेरी बात का प्रभाव पड़ेगा, और जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ शायद वो उसे बुरी ना लगे, इसलिए मैं कटु वाणी तो अवश्य प्रयोग करती हूँ। शायद आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मेरी बहन मेरी बात को समझे। कोई पुरुष हो तो वो पुरुष वर्ग को समझाए, लेकिन मेरा यहाँ बुराई करने का उद्देश्य नहीं था। मैं चाहती हूँ कि मेरा वाला वर्ग यदि सुधर जाए तो ये मेरे से क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको पता है, यहाँ बैठ करके मुझे बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हम महिलाओं को बोला जा रहा है ना, बार बार महिलाओं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ जब भाई मुझे अगली बार बुलाएं डिबेट के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए, तो महिलाओं को सेंटर करके क्वेश्चन ना उठे। इसलिए महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, भाई आप सुधर जाओ तो सब सुधर जाएगा। और महिलाओं को ही क्यों बोला गया? क्योंकि देखो, पुरुष एक कुल को चलाता है। पुरुष बिगड़ेगा तो एक परिवार बिगड़ेगा, पर महिला यदि बिगड़ती है तो 2 परिवार बिगड़ते हैं। और ये ज्यादा जरूरी है कि महिला सुधर जाए तो 2 कुल सुधर जाते हैं, 3 पीढ़ियां सुधरती हैं। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही अच्छा जवाब था। अगला सवाल कोई पूछना चाहेगा तो हाथ खड़ा कर सकता है। आप एक बार माइक आचार्य जी तक पहुंचा दीजिए। ओम, सभी को नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था कि इस बिंदु पे भी विचार होना चाहिए कि हमारे खान पान और रहन सहन के लेवल में जो परिवर्तन हुए हैं, यानी जो कुरूपता आई है, क्योंकि राजसिक तामसिक भोजन, मांसाहार भोजन और खासकर ओनियन या गार्लिक का जो भोजन होता है, जिसे वृक्ष बोलते हैं, सेक्स को इन्हांस करने वाले, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि खान पान का असर। एक तो पहली बात। दूसरी बात, आजकल जो भी तनाव का कार्टिसोल का जो लेवल है हायर हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में
वो परिस्थितियाँ ही शयन जागरण का जो हमारा जो लिमिटेशन है वो बिगड़ गया है। बिल्कुल रात्रि में 12 बजे 1 बजे तक जगे रहते हैं। निश्चित रूप से हमारी जो स्लीपिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इससे भी हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस पर भी चिंतन होना चाहिए कि ये फिर इससे रिलैक्सेशन के लिए फिर वो न्यू रिलेशन और ये बातें उठती हैं। तो यह भी प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इस पर चर्चा करने का, चूँकि आप क्षेत्र में हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। आप और इस क्षेत्र में काम करें, ईश्वर आपको पूरा सामर्थ्य दे। ये मुख्य रूप से ये हमारी चिंता के विषय है कि आज हमारी जो भारतीय, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारत सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है पिछले साल का। आप लोग भी यूट्यूब में, गूगल में आपको कोई भी देख सकता है कि 54% जो हमारी वीमेंस हैं, हमारी महिलाएँ हैं, वो एनीमिया के शिकार हैं और साथ साथ 24% ओबेसिटी के भी शिकार हैं, मोटापे के भी शिकार हैं। तो इसका निवारण के लिए, क्योंकि देखिए जब मातृशक्ति, आप लोग ने भी कहा कि स्त्री ही ब्रह्मा भूता नास्ति मातृ क्षमा गुरु या माता निर्माता भवती, तो आखिर जो हमारी मातृशक्ति इतनी कमज़ोर है, रोगी है, रुग्ण है, तो उनके चाइल्ड कैसे होंगे? वो भी तो ऐसे ही होंगे, ना तो उनका माइंड डेवलप होगा, ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी वैसी होगी। तो इसके निवारण पे भी विचार होना चाहिए, इसका सोल्यूशन आना चाहिए। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये छवि जी के जवाब से पहले तो मैं ही बोलना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि जो सन्यासी होता है वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करता है, लेकिन स्वामी जी आपकी बातों से पता चला कि आप तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज भी रखते हैं। और ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि जो अध्यात्म में चला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बाकी नॉलेज नहीं होती। आप बहुत ही टेक्निकल लेवल पे जानते हैं कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के क्या क्या इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट जो फूड वाली खान पान की आपने बताया कि तामसिक भोजन जो होता है वो किस तरीके से शरीर में चीज़ों को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को उठाने के लिए स्वामी जी। छवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। स्वामी जी, आपने एक क्वेश्चन नहीं, आपने तो सॉल्यूशन दे दिया। शायद जो चर्चा हमसे वंचित थी वो क्वेश्चन आपने उठाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये होता है, अन्न का सूक्ष्म भाग हमारा मन बनता है और पानी का सूक्ष्म भाग हमारी वाणी बनती है। तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने एक तरह से सॉल्यूशन दिया है। यदि आप चाहते हो, ये इच्छाएं जो बढ़ रही हैं, वासना, उसमें हमारा अन्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है। उसमें ये जो हमारे विचार बन करके जा रहे हैं, तो आपने तो ये सॉल्यूशन दे दिया है। एक तरह से मेरा भी युवाओं से यही संदेश है कि आपका खान पीन, वेशभूषा, एवरीथिंग इतना पॉजिटिव, इतना सधा हुआ होना चाहिए कि कहीं से विकार की कोई गुंजाइश ना छूटे। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक अगला प्रश्न जरूर लेंगे, आप एक बार माइक उन तक पहुंचा दीजिए। और मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ पर छवि जी की। मेरे को 2023 में एक मौका मिला भगवान के आशीर्वाद से 9 महीने एक आश्रम में बिताने का। तो मैं अपना बिजनेस और सारी चीज़ें छोड़कर आश्रम में चला गया कि 9 महीने मैं जो एंशियंट वेज हैं सनातन की उनको फॉलो करूँगा। 4 बजे उठना, एकदम सात्विक भोजन खाना। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ठीक है, मैं एक जवान लड़का हूँ, मेरे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, ये सच्चाई है, प्रकृति ने ये चीज़ हमारे अंदर डाली है। लेकिन ये 100% सत्य बात है कि मैंने सिर्फ जब 5 महीने हुए थे मुझे आश्रम में, और मैं एकदम प्रॉपर लाइफस्टाइल जी रहा था कि मैं सात्विक भोजन खा रहा था और मैं योगा करता था, 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करता था, 1 घंटे के करीब पूजा करता था। आज मेरे दिमाग में जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं या इस तरीके की चीज़ें आती हैं, सिर्फ 4 से 5 महीने में उसमें लगभग 99% गिरावट मैंने महसूस की थी। कि हफ्तों गुजर जाते थे और मेरे दिमाग में इस तरीके की चीज़ नहीं आती थी और मैं बहुत ही फोकस्ड होके जो काम करना चाहता था उसमें मेरा ध्यान रहता था। आजकल लोग बोलते हैं कि यार 1 घंटे से ज़्यादा मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। 1 घंटा तो दूर की बात है, 15 मिनट फोकस नहीं कर पाते। और एक समय था जब मैं 3-3 घंटे किसी चीज़ में ऐसे डूब जाता था सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और अगला सवाल। मेरा नाम यशिका गुप्ता है और मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कपड़ों के बारे में बात करी, आपने सोशल मीडिया के रील्स के बारे में बात करी, और मैं एक विद्यार्थी हूँ, 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा कोचिंग में आना जाना भी रहता है बहुत। तो जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं जिन कपड़ों में, मैं वैसे ही आती जाती हूँ, मैं वैसे ही चलती फिरती हूँ। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग कभी घूर रहे हैं या कोई कमेंट पास कर रहे हैं, बेसिकली वो लड़के होते थे वो mid-30s के होते थे, मतलब 30s में, और ऐसे ही होते थे। एंड
अगर मैं अपने घर में बताती हूँ या अभी अगर मेरी फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, वो अपने घर में बताते हैं, उनको पहला सुझाव ये दिया जाता है कि आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपके साथ पहली बार ऐसा कुछ छोटे में ही ज़रूर हुआ है, अगर आप उसको वहीं पर रोक दें तो आगे ये चीज़ नहीं बढ़ेगी, और इसका बहुत सख्ती से विरोध करना चाहिए हमें। लेकिन हमें अपने घर में ये क्यों सिखाया जाता है कि इसको इग्नोर करना चाहिए? बस मेरा सवाल यही है। दैट्स टोटली रॉन्ग। मैं ये पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक तो ये होता है कि बहुत सी बहन बेटियां घर आकर के बता नहीं पाती हैं, उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो ये सोचती हैं शायद इसमें मेरी बेइज्जती है। मेरे पेरेंट्स ये ना समझे कि हमारी बेटी कैरेक्टरलेस है, पर अगर सिचुएशन ऐसी है, आपकी बेटी आपको आकर के बता रही है कि वो व्यक्ति मुझे घूर रहा था, वो मुझे देख रहा था, उसने मुझे ये गंदा कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने एक कमेंट पास की, तो ये आपका दायित्व होता है एक माता पिता होने के नाते कि आप उसको ये बोल करके इग्नोर ना करें कि कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लड़का है, करता ही है, या कुछ भी बोल करके इग्नोर ना करें। ये आपका दायित्व है कि आप उस पर एक्शन लें। और मैं बहनों से भी कहना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स भी तब ही एक्शन ले पाएंगे जब आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। यदि उनको लग रहा है कि तुम्हारी साइड से कोई लूज पॉइंट जा रहा है तो हो सकता है वो भी एक्शन लेने में संकोच करें। इसलिए अपने चरित्र को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना प्योर और इतना एम्पावर बना करके रखें कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होने में खड़ा हो। और मैं तो ये कहती हूँ, पेरेंट्स तक बात पहुँचने क्यों दे रही हो भाई? तुम महारानी पद्मिनी की वंशज हो, क्यों सहन कर रहे हो? पेरेंट्स तक आने की बात ही क्यों कहते हो? हालांकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तब बात पहुंचती है, लेकिन यदि आपको लग रहा है आपके गट्टों में जान है तो वहीं उधेड़ करके आओ, पता चले सामने वाले को, ठीक है? इसलिए मेरा यही कहना रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले छवि जी, आपके कुछ अंतिम शब्द या एक मैसेज जो आप संक्षिप्त में ऑडियंस को देना चाहें, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन अलग अलग चैनल्स पे ऑनलाइन भी जाएगा, तो यूथ को एक आपका अंतिम मैसेज। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक था OTT और सोशल मीडिया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे मतलब एक स्वतंत्रता की आड़ में अश्लीलता का जाल हमें दिखाई दे रहा है। देखो, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जो भी बहन बेटियाँ शॉर्टकट्स अपनाती है, और मैं तो अक्सर कहती हूँ, यदि हमारे भारत के अंदर कोई IIT प्रिपेयर कर रहा है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और वो वहाँ बार बार फेल हुए जा रहा है, तो वो पता नहीं क्यों सोशल मीडिया का रास्ता चुनता है, वो क्यों पता नहीं इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करता है, क्यों पता नहीं वो अर्धनग्नता के रास्ते को चुनता है, मुझे समझ नहीं आता। यदि आप बार बार फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो आप कुछ और भी तो रास्ता चुन सकते हैं। और मैं बड़ी कठोर भाषा में इस बात को कहती हूँ, इस भारत के अंदर यदि कोई युवा अपने लक्ष्य पर सफल नहीं हो पा रहा है तो या तो वो तथाकथित साधु बनने की तरफ चलता है, कमंडल उठाओ, कुछ भी नहीं जानो और बोलो जय श्री राम, या फिर वो ऐसे रास्ते को चुनता है जहां उसे शॉर्टकट से फेम और पैसा मिल सके। आज आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पर हर तीसरा युवा पढ़ाई की एज में कैमरा ऑन करके कह रहा है, हेलो गाइस, हाउ आर यू, इट्स माय टुडेज फर्स्ट ब्लॉग, और ये और वो, और पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ दिन में। आर्य वीरा जी भी इस पर बोल करके गई, बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी, आप अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरे के सामने शो कर रहे हैं और आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी दिनचर्या यही बन गई कि दूसरे को दिखाना है। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जिस व्यक्ति की लाइफ केवल और केवल शो ऑफ के लिए होती है, वो अंदर से इतना डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहा है। वो काम करेगा जो दूसरे को अच्छा लगे। ये जो व्लॉगिंग का आज के टाइम पे चल रहा है, वो पूरे दिन में वो काम करता है जो उसकी ऑडियंस को अच्छा लगे, कि आज वो काम करूंगा कि मेरी ऑडियंस को अच्छा लगे और उस पर लाइक्स और व्यूज बढ़ जाए। तो यानी तुम्हारा अपना जीवन अपने लिए व्यर्थ है, तुम जो भी काम कर रहे हो ऑडियंस के लिए कर रहे हो। और मैं अक्सर कहती हूँ इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यदि आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है तो वीडियोस बनाइए, खूब डालिए, रील्स डालिए, कुछ भी करिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हम शॉर्टकट से उर्फी जावेद की तरह कपड़े पहन करके, कुछ भी पहन करके वायरल होना चाहते हैं, हम एल्विश यादव की तरह पैसा कमाओ, मौज उड़ाओ कह करके केवल और केवल ये छोटे छोटे स्लोगन्स दे करके वायरल होना चाहते हैं, तो भाई वो समय तो निकल गया। ये आपका समय पढ़ाई का है, तो वो समय पूरा पढ़ाई को दीजिए। टाइम आएगा, अपनी योग्यता को देखिए। एक दूसरे को देख करके भेड़ चाल चला हुआ है कि मेरा पड़ोसी व्लॉगिंग करता है, मैं भी व्लॉगिंग कर लेता हूँ। मेरी जो पड़ोस वाली फ्रेंड है वो जाती है डांस करने के लिए, वो एकेडमी जाती है, वो गाती है, ये सब चीज़ें करती है, तो मैं भी देख करके कर लेती हूँ। तो मेरा यही संदेश रहेगा, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको पहचानो, भेड़ चाल में मत जाओ। मैंने तो ये भी देखा, ये केवल इन्फ्लुएंसर्स में ही नहीं चल रहा, पढ़ाई में भी हो रहा है। पढ़ाई में क्या चल रहा है,
कि वो लड़की मेरे फ्रेंड सर्कल की लड़की है, वो मुखर्जी नगर गई है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, पूरी मौज उड़ा रही है, मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। पूरे एरिया से यदि कोई लड़की एक निकल जाती है, आईएएस बन जाती है, तो उस एरिया के 60 to 80% युवा आईएएस बनने के पीछे चल देते हैं। मतलब तुम अपनी योग्यता बिना परखे, बस उसका नाम हो गया, उसको शॉर्टकट फेम मिल गई तो हम भी उसी रास्ते पर चले जा रहे। नहीं भाई, आप देखो, परमात्मा ने यदि किसी व्यक्ति को इस धरती पर भेजा है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण ना हो। यदि अवगुण है तो एक ना एक गुण भी जरूर होता है। आप कह रहे हैं ये व्यक्ति पागल है, निठल्ला है, बिल्कुल बेकार है, नहीं, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण होगा, बशर्ते आपको वो गुण पहचानना होगा। कमी क्या हो रही है, हम गुण नहीं पहचान पा रहे और उस पर काम नहीं कर पा रहे। हम अपना टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं जहां नहीं करना चाहिए, दूसरे को देख करके चल रहे हैं। इसलिए अपना गुण पहचानो। यदि आप गाना जानते हो तो सिंगिंग करो, यदि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो स्पोर्ट्स करो, अपने भारत के लिए खेलो। यदि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो पढ़ो, कहीं ना कहीं योगदान दो, लेकिन एक दूसरे को देख करके ये शॉर्टकट्स का यूज मत करो। ये आपका टाइम बर्बाद कर देगा और आपको कितना डिप्रेशन में डाल देगा। जैसे सुबह को रील डाली, दूसरे का देखा कि अच्छा उसके तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उसकी तो मिलियंस ऑफ व्यूज आ रही हैं, लेकिन मैंने रील डाली, मैं तो बहुत परिश्रम करता हूँ, मेरी पे सुबह से 25 लोगों ने देखी है। तो एक तरह से माइंड में डिप्रेशन हो गया ना, फ्री का डिप्रेशन है, जबरदस्ती लिया हुआ डिप्रेशन है। तो इस चीज से बचो। यदि बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई कला, कोई स्किल्स तुम्हारे पास है तो उसका यूज करके आप सोशल मीडिया पर दिखाओ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर यदि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है, तो उसमें लगो, इसमें टाइम वेस्ट अपना मत करो। आपका धन्यवाद। बहुत सही बात बोली आपने कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये वैसे ही है जैसे आज से 20-25 साल पहले इंटरनेट आया था, लोगों ने उससे अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से तब्दील किया और कुछ लोगों ने अपना जीवन बर्बाद किया। ऐसे ही सोशल मीडिया है कि आप इसको आग की तरह हैं, आप इससे अपना जीवन बनाएंगे या इससे अपना जीवन जलाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो यूथ व्यूज़ या सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हैं, ये आपने अंत में एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। सिर्फ 2 मिनट इस पे बात करना चाहूँगा कि मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरा अपना बिजनेस है और मेरा जीवन का प्राइमरी वो है। मैंने 8 साल उसको दिए हैं, बिल्ड किया, आज भी उसमें लगा रहता हूँ। और खाली समय में मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ समाज को देना चाहिए, उसके लिए मैं सोशल मीडिया पे आया। तो घूम फिर के बात यही आ जाती है जहाँ से इस सत्र का शुरुआत हुई थी कि चिंतन की कमी है। आप जहाँ चिंतन करोगे आपको पता होगा आपको अपने जीवन में क्या करना है। और जैसा छवि जी ने बताया, जब चिंतन करोगे और आपको पता चलेगा आपके अंदर के टैलेंट को, आप रियली क्या चाहते हो, उस चीज़ के थ्रू अगर आप फिर सोशल मीडिया में आने चाहते हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं लास्ट में यही कहूँगी आप सभी के लिए, देखो कई बार होता है हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हो गया, इतनी बार इतने अटेम्प्ट दिए लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होना। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को सुन रही थी जो सीक्रेट सर्विसेज में ऑफिसर्स रहे, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं इस टाइम, तो उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बैठ करके बोला था, मुझे बड़ा गर्व भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई, और मैं कहती हूँ आपको भी गर्व होना चाहिए। वो व्यक्ति सीक्रेट सर्विसेज से ऑफिसर रिटायर्ड है और वो बोल रहा है यदि मुझे अमेरिका के वेपन, ध्यान से सुनना, यदि मुझे अमेरिका के वेपन, पाकिस्तान के ऑफिसर्स और भारत के युवा मिल जाएं तो मैं आज भी इस विश्व पर राज कर सकता हूं। आप देखो भारत के युवाओं की क्या कीमत है, लेकिन हम अपने आप को पता नहीं क्यों डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, पॉजिटिव रहें, सामने वाला भी ताकि आपको देख करके कुछ पॉजिटिव वाइब्स फील कर सके, अपना ऑरा पॉजिटिव बना करके रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी आपका। जोरदार तालियों के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मंच की शोभा हमेशा ऑडियंस से होती है, आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद।